वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आज के इस लेक्चर में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती क्या है और इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हम देख चुके हैं कि हमने कहा था कि जब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम करते हैं यानी किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास दो वेज हैं उसके। एक हमारे पास है पोस्टीरियर एनालिसिस और एक हमारे पास है प्रियोरी एनालिसिस। हमने कहा था कि पोस्टीरियर एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसको हम एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के बाद यानी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद टाइम मेजर कर रहे होते हैं या उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्रियोरी एनालिसिस होता है वो हमने कहा था एग्जीक्यूशन से पहले हम करते हैं। ये चीज तो हम कवर कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में ये कवर हो गया था। तो अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि जो प्रियोरी एनालिसिस है वो एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन से पहले करते हैं और वो किस तरह से उसमें हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, बेसिकली हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं क्या? जनरली एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए यूज होती है, यानी हमें एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। हम एग्जीक्यूट किए बगैर ही जब उसके स्टेप्स देख के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन है कौन सी हमारे पास? हमारे पास बिग थीटा, बिग ओ, बिग ओमेगा, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा, ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, यानी जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की इन नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इनको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास बिग ओ। बिग ओ क्या है? वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम गिव्स अपर बाउंड। अच्छा, ये इसको पहले मैं एक आपको जर्नल सी एग्जांपल से समझाता हूं कि ये जो हमारे पास बिग ओ है ना, वर्स्ट केस, हमने अपने पूरे कोर्स के अंदर जब भी एनालिसिस करते हैं ना हम वर्स्ट केस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए, मैं आपको एक बुक देता हूं और उस बुक में कहता हूं किसी एक टॉपिक का नाम लेता हूं कि एबीसी, कि इस बुक में वो एबीसी टॉपिक फाइंड आउट करें। आप बुक ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज देखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब आप सारे पेज देख लेंगे अगर वो आपको आखिरी पेज पे जाके मिलेगा तो हम कहेंगे ये हमारा वर्स्ट केस है, यानी आखिरी पेज से ज्यादा उसके बाद तो कोई चीज आपके पास टर्न करने के लिए नहीं रहेगी ना। इसका मतलब कि वो वर्स्ट केस है कि आपने एक एक पेज देख लिया और आपको आखिरी पेज पे जाके वो जो चीज मैंने सर्च करने का कहा वो आपको मिल गई थी। तो हम भी एनालिसिस में वर्स्ट केस पे फोकस करते हैं। वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम क्या है? आप यहां पे अगर आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने ग्राफ है, यहां पे हम लिखा हुआ है एफ ऑफ एन, ये एक फंक्शन है। आप कह लें कि एक प्रॉब्लम हमें दिया गया जिसको हमने सॉल्व करना है और यहां पे हम कह चुके हैं गिव्स अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? ये जो हमारे पास सी ऑफ जी एन लिखा है, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जिस तरह आपको याद होगा हम एक एग्जांपल ले रहे थे, मैंने कहा कि जब हमने प्रियोरी एनालिसिस देखा था हमने देखा कि ये स्टेप 1 टाइम चलेगा, ये भी 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम, एंड पे हमारे पास 4 आ गया था। वो जो 4 आया था मैंने कहा था आपने इसके साथ कोई भी सेकंड या मिली सेकंड इस तरह की चीज ऐड नहीं करनी, हम इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन की फॉर्म में देखेंगे। तो उस केस में वो जो हमारे पास उस वाली एग्जांपल में से पहले के लेक्चर में जो आया था बेसिकली वो कांस्टेंट था हमारे पास, वो जो भी नंबर आया था। फिर उसके साथ जी ऑफ एन क्या होता है इनको भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं इसकी इक्वेशन बनती कैसे है। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ना हॉरिजेंटल, ये इनपुट है। मैं यहां एन के साथ लिख देता हूं, यहां पे हमारी इनपुट आएगी और ये जो है हमारा आप कह लें एन इनपुट है और ये टाइम है हमारा। मैंने टी लिख दिया कि ये जो हमें वर्टिकल लाइन है ये टाइम है। मसलन मैंने लिख दिया 1 2 3, आपकी आसानी के लिए जो भी है ये हमारा कोई टाइम स्केल है हमारे पास। अब होगा क्या, आप देखते हैं ये जो हम कह रहे हैं कि अपर बाउंड का मतलब है वर्स्ट केस। देखें जैसे जैसे ये वाला ग्राफ, ये जो सी ऑफ जी एन है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता यहां पे है इस तरह है तो देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। इधर जो टाइम है अगर इसको देखें ये लाइन लगती है यहां तक आता है, इससे जो ऊपर होगा वो तो और ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं अपर बाउंड वर्स्ट केस, कि किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को या किसी भी प्रॉब्लम को या एल्गोरिदम जब एग्जीक्यूट होता है तो ये उसका वर्स्ट टाइम है कि मैक्सिमम टाइम इतना लगेगा, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं वर्स्ट केस। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अच्छा, यहां पे जो आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इस डॉटेड लाइन से पहले आप देख रहे हैं कुछ ओवरलैपिंग हो रही है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं ना स्टार्ट में, तो उस वक्त हो सकता है कि टाइम कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, यानी कह लें कि वो बेस्ट, ये जो वर्स्ट टाइम है, हो सकता है ये फंक्शन से पहले, जिस तरह देखें ये एरो नीचे को है, ये जो हमारी इसका सी ऑफ जी एन है, इसको देखें तो ये जो हमारी फंक्शन की लाइन है उससे पहले जब स्टार्ट हुआ तो ये नीचे था और फंक्शन वाली लाइन कुछ ऊपर थी। इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो है ना, इसको तो हम करेंगे इग्नोर, कि ये वाला जो टाइम है, क्योंकि इसमें कुछ ओवरलैपिंग हो रही होती है, कुछ और भी इसमें रीजंस आ जाती हैं। लेकिन फिर जब वो एक स्मूथली वो पूरा एल्गोरिदम जब या कह लें जो भी हमारे पास फंक्शन होता है जब रन करता है, तो हम एंड पे जाके उसका जो टाइम देखते हैं वो फिर कुछ इस फॉर्म में आएगा हमारे वर्स्ट केस के अंदर। इक्वेशन कैसे यहां पे लिखी गई, यहां पे ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, आपको पता है ये जो इस तरह से उल्टा ई लिखा होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को शो कर रहा होता है बेसिकली देयर फॉर सम वैल्यूज ऑफ, या कह लें देयर इज एट लीस्ट सम वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट, जिनका कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, कुछ वैल्यूज, यानी फॉर ऑल वैल्यूज नहीं, देयर आर सम केसेस हो सकता है, जिस तरह हम एग्जिस्टेंशियल को ट्रांसलेट करते हैं। कांस्टेंट सी, ये जो सी है कोई कांस्टेंट होगा, एंड एन नॉट सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन जो है वो क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये देखें ये वाला ये नहीं कह रहे हैं जो n है ये इस n नॉट से इक्वल होगा, यानी इस n नॉट से या तो ग्रेटर होगा, इक्वल, इससे कम नहीं। ग्रेटर या इक्वल होने से क्या मुराद कि यहां पे देखें n नॉट तक तो कोई ना कोई ओवरलैपिंग हो रही थी, इसलिए ये वाला हिस्सा तो हो गया इग्नोर हमारा। हम तो जो वैल्यू होगी अब इससे आगे की वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे इक्वेशन कैसे लिखी गई, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने याद रखनी है। ये जो आपके सामने इक्वेशन है ये बिग O की है। इसमें बताया गया कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर होगा जीरो से। देखें जीरो तो यहां पे कहीं पे है, जीरो जो भी है फंक्शन तो जीरो से तो ग्रेटर होगा, ये देखें ग्रेटर है, लेकिन जो फंक्शन है वो लेस होगा किससे, सी ऑफ जी एन। देखिए सी ऑफ जी एन ऊपर है, इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये फंक्शन उससे नीचे है, लेस है। या आप इस तरह से पढ़ लें कि सी ऑफ जी एन इज क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू फंक्शन है, या अगर आपने इसको उल्ट पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लें कि फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, कि यानी ये फंक्शन इज सी जी ऑफ एन से लेस होगा। तो ये हमारा बेसिकली वर्स्ट केस होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने बता दिया, हम देखते हैं कि किसी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको हम वर्स्ट टाइम कह रहे होते हैं। इसके बाद हम बिग ओमेगा की बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा बेस्ट रनिंग टाइम और गिव्स लोअर बाउंड। बेस्ट रनिंग टाइम से मुराद क्या कि कम से कम कितना टाइम लगेगा। अब ये देखिए यहां पे फंक्शन ऊपर है और ये सी ऑफ जी एन लोअर बाउंड नीचे है। अब जिस तरह मैंने आपको भी पहले एग्जांपल दी बिग O में, उसी तरह मैं कहूं कि मैंने आपको कहा एक बुक दी, कहा इसमें से ABC टाइटल फाइंड करो या ABC वाला चैप्टर फाइंड करो। जब आपने उसको ओपन किया तो हो सकता है वो आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाए। अगर फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा आप कहेंगे ये तो हमारा बेस्ट केस है, एफर्ट करनी नहीं पड़ी, फौरन ही मिल गया फर्स्ट केस पे। तो इसी तरह इसकी भी इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे, ये एक तो याद रखना है लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड का मतलब कि फंक्शन से नीचे आएगा, बाकी ये एन नोट वाली स्टोरी वही है जो हमने पहले पढ़ी है बिग O में। और यहां पे देखें ये वही चीज दोबारा लिख दी गई कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, यानी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट से तो बड़ा होगा या उसके ग्रेटर होगा। अब यहां पे क्या है, वी हैव जीरो इज लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन वेयर फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। यानी इसमें जो फंक्शन है वो इस ये जो हमारे पास कांस्टेंट और जी ऑफ एन है इससे बड़ा है। आप देख सकते हैं कि उससे ऊपर है वैल्यू, यानी इसका मतलब है कि इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में, लेकिन जो लाइन नीचे है अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 इस तरह करके मैं कुछ लिख देता हूं, तो आप देखें ये वाला जो है हम कह सकते हैं अगर इधर है तो हम कहेंगे कि ये तकरीबन 3 टाइम 3 आ रहा है, यानी कम टाइम, कम से कम। और जो दूसरा केस था ना बिग O वाला, उसमें हम देख रहे थे ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा। तो ये इसमें बिग O और बिग ओमेगा के अंदर फर्क है। उसके बाद हमारा ये जो अब एंड पे स्टेटमेंट देखते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन क्या होगा, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ये क्या चीज है, हम जब इनको एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम का वहां पे भी क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आपको जो चीज बताई कि आपने जो चीज याद रखनी है, एक तो आपने ये वाली इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है, इसमें ये वाली इक्वेशन को, और जो बिग O थी वो वाली इक्वेशन। यहां पे लिखना किस तरह है, अगर आपको ये ग्राफ याद रह जाए तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, फंक्शन ग्रेटर है किससे, सी ऑफ जी से, और यहां पे यही लिखा हुआ है फंक्शन जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर यह या इक्वल है किससे, सी ऑफ जी एन से। तो ये इसको इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बिग थीटा की।
ये जो बिग थीटा है हमारे पास, ये क्या होता है, जिस तरह आपने वर्स्ट केस भी देख लिया, बेस्ट भी। एवरेज केस क्या होगा, वही वाली अगर एग्जांपल लें बुक वाली, तो उसमें एवरेज केस के अंदर क्या होगा, यही होगा कि आपको मैंने कहा कि वो एक चैप्टर ढूंढे एबीसी वाला, आपको वो कहीं ना स्टार्ट में था ना एंड पे, कहीं सेंटर में जाके आपने कह लें कि 10-15 पेज टर्न किए बुक की, आपको वो टॉपिक मिल गया। ये हमारा एवरेज केस होगा। एवरेज केस क्या होता है, ये जो C2 ऑफ G लिखा है ना, ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड कौन सा होता है, जो कि वर्स्ट केस में होता है। और ये C1 ऑफ G है, ये है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कौन सा होता है, जो कि बेस्ट केस में होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो अपर और लोअर बाउंड के कहीं पे बीच में होगा, यानी उनके सेंटर में कहीं पे हो रहा होगा हमारा जो सोल्यूशन है। यहां पे यही लिखा गया, अपर बाउंड रिप्रेजेंट वर्स्ट केस और लोअर बाउंड रिप्रेजेंट बेस्ट केस। यानी ये वर्स्ट केस के बहुत ज्यादा टाइम इतना लगेगा, बेस्ट केस के कम से कम भी टाइम लगा तो इतना लगेगा। C1, C2 एंड N नॉट आर सम पॉजिटिव कांस्टेंट, जो हम पहले इक्वेशंस में कहते रहे हैं कि कोई ना कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन आपको बाकी इक्वेशनों से जो आपने पहले दो देखी कुछ जरा बड़ी नजर आ रही है। बड़ी क्यों नजर आ रही है आसान ही। बड़ी सिर्फ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसमें हमारे पास दो बॉन्ड आ गए हैं, एक अपर और एक लोअर। लिखना किस तरह से है देखें, फंक्शन, चलें अभी इसको छोड़े, हम यहां पे देखते हैं। ये जो फंक्शन है ये C2 G ऑफ N से छोटा है, उससे कम है ना, C2 G ऑफ N से छोटा है, लेकिन ये वाला फंक्शन C1 G ऑफ N से बड़ा है। तो हम लिखेंगे, फंक्शन लिख दिया कि ये फंक्शन, ये देखें यहां पे मेरा कर्सर है, लिख दिया फंक्शन बड़ा है किससे, C1 G ऑफ N। देखिए C1 ऑफ G ऑफ N से तो बड़ा है, और ये वाला फंक्शन छोटा है किससे, C2 G ऑफ N से। देखिए हमने लिख दिया लेस देन है या इक्वल टू है किससे, C2 G ऑफ N से। बाकी ये वही चीज के N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी ये जो इनपुट है इस N 0 से, N नॉट से ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू। क्योंकि ये जो पहले वाला N नॉट से पहले वाला हिस्सा है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते। रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं क्या रीजन है। अच्छा, इसके बाद आता है कि हम जो अपने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है ना, उसमें हम हमेशा वर्स्ट केस के ऊपर डिपेंड करेंगे। वर्स्ट केस के ऊपर क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि हम ये चीज देख रहे होते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम है, अगर वो उसको मैक्सिमम भी टाइम लगे तो कितना लग सकता है, ताकि हमारे पास एक अच्छा एनालिसिस आए कि हम कहेंगे उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ऐसे ही है, मैं आपको आसान लफ्जों में कहता हूं कि आपने यहां से एक सिटी A से सिटी B तक जाना है। अब वर्स्ट केस क्या होगा, आप कहेंगे कि जी अगर मैं गाड़ी पे जाता हूं तो इतनी देर में पहुंचूंगा, बस पे जाता हूं इतनी देर में, बाय एयर पहुंचूंगा इतनी देर में पहुंचूंगा। वर्स्ट केस तो फिर यही होगा, आप कहेंगे मैं पैदल चलना शुरू कर दूंगा। आप कहेंगे जी अगर मैं A सिटी से B सिटी में जाना पैदल चलूंगा तो 10 घंटे में पहुंचूंगा। अब वो 10 घंटे जो है वो वर्स्ट केस है, यानी उससे ज्यादा टाइम तो नहीं ना लगेगा, पैदल जाने से ज्यादा टाइम तो नहीं लग सकता। तो इसका मतलब है कि कुछ इस किस्म की हम बात करना चाह रहे हैं। इस रियल लाइफ एग्जांपल का मकसद ये था कि आप इसको समझ जाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम वर्स्ट केस के ऊपर क्यों डिपेंड करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा एनालिसिस बिल्कुल ठीक रहे। अब यहां पे देखें, इसकी जस्टिफिकेशन दी गई है कि हम वर्स्ट केस पे, हम जितने भी इस कोर्स के अंदर एनालिसिस करेंगे ना, उसमें वर्स्ट केस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब बेस्ट केस भी बताया जाता है, कुछ में एवरेज केस भी बता दिया जाता है कि इस एल्गोरिदम का ये है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला होता है उसमें वर्स्ट केस की बात की जा रही होती है। In analysis of algorithm we usually concentrate to finding only worst case। कि हम analysis of algorithm में ज्यादा जो concentrate है ना वो worst case के ऊपर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं worst case के ऊपर? Because worst case running time of algorithm give us an upper bound on running time for any input। कि कोई भी इनपुट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जो हमें कह लें कि अपर बाउंड मिल रहा होता है, हमें ये मिल रहा होता है कि इस काम को करने में मैक्सिमम टाइम इतना लग जाएगा, इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में हमारा मैक्सिमम टाइम इतना लग जाएगा। इसको हम कह रहे होते हैं वर्स्ट केस है। दूसरी क्या रीजन है, इट प्रोवाइड गारंटी दैट एल्गोरिदम विल नेवर टेक एनी लॉन्गर। हमें गारंटी मिल जाती है कि मैक्सिमम टाइम इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लग सकता। जिस तरह मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दी, मैंने कहा सिटी A से B तक जाना है और केस दिया कि आपने पैदल चलना है। अब वो पैदल चल के सिटी B तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, बाकी जितनी भी ऑप्शन है उसमें तो हमारे पास कम टाइम ही लगेगा, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जितना पैदल में लगना है। तो इसलिए हम इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने एक टर्मिनोलॉजी कहा था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा भी होता है। लिटिल और ओमेगा क्या चीज है, आल्दो इसको हम एनालिसिस में इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन है तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन का पार्ट ना, तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली है क्या चीज ये। लिटिल ओ है लूज अपर बॉन्ड और लिटिल ओमेगा है लूज लोअर बॉन्ड। अब अपर बॉन्ड जो हमने पढ़ा ना, बिग ओ और बिग ओमेगा, जो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड्स के अंदर, वो था टाइट अपर बॉन्ड। टाइट अपर बॉन्ड लूज अपर बॉन्ड में क्या फर्क है, ये देखें। ये हमारे पास मेन फंक्शन था और ये हमारे पास अपर बॉन्ड था जिसको हमने बिग ओ कहा कि जी मैक्सिमम इतना टाइम लग जाएगा। ये हमारे पास लोअर बॉन्ड था जिसको कहा कि
कम से कम जो टाइम लगेगा वो इतना टाइम लग जाएगा। अब ये हमारे पास स्मॉल ओ है और ये हमारे पास यानी कह लें कि लिटिल ओ है और ये लिटिल ओमेगा है। इसको हम बोलते हैं लूज अपर बाउंड। लूज अपर बाउंड का क्या मतलब कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसके सबसे पास कौन सा टाइम है जो हमारा उसके सोल्यूशन में लग रहा होगा, यानी जो उसके सबसे करीब जो वर्स्ट टाइम होता है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं। और भी हो सकते हैं, देखिए आगे और भी हैं, ये तो टाइम इससे भी ज्यादा है बिग ओ से, लेकिन हम ये जो है लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा इसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। हम हमेशा अपने एनालिसिस के अंदर जो टाइट बाउंड है उसको कंसीडर करते हैं, और वो जो टाइट बाउंड है वो यही है जो अपर ओ है, यानी हमारे पास अपर बाउंड है या कह लें बिग ओ है। इसी तरह जब हम बेस्ट केस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बेस्ट केस में हमारे ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फंक्शन इसके सबसे नजदीक जो होगा हम उस केस को कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट केस है। और भी हो सकते हैं, देखें यहां पे हमारा स्मॉल ओमेगा है, लेकिन हम ये जो स्मॉल ओमेगा है इसको कंसीडर नहीं कर रहे होते अपने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इनकी इक्वेशन कैसे होती है मैं आपको यहीं से बता देता हूं। इनकी इक्वेशन जिस तरह ये देखें बिग ओ था, अब ये जो अगर हम स्मॉल ओ की बात करें ना या लिटिल ओ की बात करें तो उसमें ये चीज बन जाएगी कि फंक्शन जो हमारा है वो होगा लेस देन सी, यानी कांस्टेंट जी ऑफ एन, इस तरह से जी ऑफ एन। यानी इसमें बिग ओ में देखा था ना लेस देन और इक्वल टू था, लेकिन जो स्मॉल ओ है उसमें लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं आएगा हमारे पास। ये इसमें फर्क है इक्वेशन में। इसी तरह बिग ओमेगा की अगर हम इक्वेशन देखें ना तो यहां पे हमने लिखा है सी ऑफ जी एन इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन। उसके अंदर भी क्या होगा, अगर हम स्मॉल केस की बात करें तो वो हो जाएगा सी ऑफ जी ऑफ एन इज लेस देन फंक्शन ऑफ एन, यानी ये फंक्शन से लेस देन होगा, उसके इक्वल किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, लेकिन जो बिग ओमेगा है उसमें उसके इक्वल भी हो सकता है। ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपको इसको डिफाइन करना जरूर आना चाहिए, लेकिन हम जो कंसीडर करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हमेशा अपने इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये जो बिग ओ है ना, वर्स्ट केस को ज्यादा हम फोकस करेंगे। बेस्ट केस भी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, लेकिन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में जिस तरह आपको बताया कि वर्स्ट केस पे फोकस किया जाता है। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है ये जो हमारा लेक्चर है आपको इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बिग ओ क्या चीज है, बिग ओमेगा क्या चीज है, थीटा क्या चीज है, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा क्या चीज है। तो अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी इसमें जो चीजें हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।